बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 5 में आज हम पढ़ेंगे कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। पहला दाब है पराशरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी। इसकी परिभाषा देखें तो जब पराशरण के समय उत्पन्न वह दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ स्थित अति पराशरी विलयन में जल के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक हो, पराशरण दाब कहलाता है। मतलब ये कब उत्पन्न होता है? पराशरण के समय। किस में उत्पन्न होता है? अति पराशरी विलयन में। और ये क्या करेगा? अति पराशरी विलयन में जल के अणुओं को आने से रोकेगा। ये दाब ही पराशरण दाब कहलाता है। ये तो कोशिका के संदर्भ में हो गया। अब अगर किसी विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करना है तो ध्यान रखिए, पराशरण दाब उस विलयन में उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या की समानुपाती होगा। यानी जिस विलयन में विलेय अणु की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका पराशरण दाब भी उतना ही अधिक होगा। अब अगला पढ़ते हैं अपन स्फीति दाब या ट्रिगर प्रेशर या टीपी। तो अंतः पराशरण के समय मतलब जब कोशिका क्या हो रही है? स्फीत हो रही है। क्यों? क्योंकि पानी कोशिका में जा रहा है तो कोशिका फूलेगी, स्फीत होगी। तो कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला दाब स्फीति दाब कहलाता है। देखो कैसे? जब ये पानी अंदर प्रवेश करेगा, जीव द्रव्य में जाएगा तो जीव द्रव्य फूलेगा। तो जीव द्रव्य फूलने पर ये कोशिका झिल्ली फूलेगी और ये कोशिका झिल्ली वृद्धि करके इस कोशिका भित्ति पर दाब लगाएगी। तो ये दाब क्या कहलाएगा? स्फीति दाब। इसका मतलब जो कोशिका स्फीत होती रहेगी ये स्फीति दाब भी बढ़ता रहेगा। अगला देखिए भित्ति दाब। हम जानते हैं जो कोशिका पर कोशिका भित्ति होती है ये दृढ़ होती है। तो जब स्फीति दाब उत्पन्न होता है तो स्फीत होते समय जो कोशिका भित्ति है ये दृढ़ होने के कारण ये पुनः कोशिका झिल्ली पर जो दाब लगाएगी ये दाब कहलाएगा भित्ति दाब। यानी ये जो कोशिका भित्ति है ये दृढ़ है। इस कारण जब कोशिका झिल्ली इस पर दाब लगाएगी तो कोशिका भित्ति वापस इस कोशिका झिल्ली पर दाब लगाएगी। तो ये दाब कहलाएगा WP यानी वॉल प्रेशर, जो कोशिका भित्ति लगा रही है। और जो कोशिका झिल्ली लगा रही है वो कहलाएगा TP। तो इस डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों दाब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लेकिन समान होते हैं। इसका मतलब TP का मान बढ़ेगा तो WP का मान भी बढ़ेगा। इस कारण इन दोनों का जो परिणामी मान है वो शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि अगर हम पादप कोशिका को जल में रख दें तो भी वो फटती नहीं है। अगला हम पढ़ते हैं विसरण दाब, न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिटी, DPD। इसका अन्य नाम चूषण दाब भी है, सक्सेशन प्रेशर भी है, जिसे शॉर्ट में SP भी कहते हैं। अब ध्यान रखिए जो शुद्ध जल होता है उसका विसरण दाब सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल जल के अणु पाए जाते हैं, इस कारण इसका विसरण सबसे ज़्यादा होगा। अब अगर हम शुद्ध जल में विलेय मिला दें तो ध्यान रखिए उसकी विसरण में या विसरण दाब में कमी आएगी, न्यूनता आएगी। क्यों? क्योंकि जल की अणुओं की सांद्रता कम हो जाएगी। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो शुद्ध जल यानी विलायक की तुलना में जो उसका विलयन है उस विलयन की विसरण दाब में जो कमी आएगी, न्यूनता आएगी, ये न्यूनता ही DPD कहलाती है। अब ध्यान रखना जो विलायक होता है, जल होता है, उसमें विलेय मिलाने पर विसरण दाब में तो कमी आती है लेकिन उसकी पराशरण दाब में वृद्धि होती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पराशरण दाब समानुपाती विलेय अणु की संख्या। तो अगर हम विलेय अणुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो उसका पराशरण दाब बढ़ेगा। तो हम DPD यानी विसरण दाब न्यूनता की एक परिभाषा और दे सकते हैं। किसी विलयन के पराशरण दाब यानी OP और जो उसका स्फीति दाब यानी TP का अंतर ही DPD कहलाता है। तो DPD बराबर OP माइनस TP, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? DPD कहलाता है। अब देखिए जो DPD है वो विलयन में जल अवशोषण की दर को भी दर्शाता है। यानी कोई विलयन कितना जल अवशोषित करेगा, कितना जल चूसेगा, ये उसकी DPD से पता लगा सकते हैं। इसी कारण DPD को चूषण दाब भी कहते हैं। ध्यान रखिए जिस विलयन की DPD जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही अधिक जल का अवशोषण करेगा। तो ये हमने कोशिका के अलग अलग दाब पढ़े। अब हम पढ़ते हैं इन दाबों में मतलब DPD, OP और TP में संबंध क्या होता है। तो ये संबंध एक अपन समीकरण द्वारा स्पष्ट देख रहे हैं कि DPD है ये OP और TP के अंतर के तुल्य होती है।
एक ग्राफ दे रखा है इस संबंध को दर्शाने के लिए। इस तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमारी कोशिका सलत हो रही है, मतलब उसमें से पानी बाहर निकल रहा है। और अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो कोशिका स्फीत हो रही है, मतलब कोशिका फूल रही है, मतलब उसमें पानी प्रवेश कर रहा है। ये जो आप आसमानी लाइन देख रहे हैं ये टीपी को दर्शा रही है, स्फीति दाब को। और ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं ये ओपी को दर्शा रही है, प्राशन दाब को। तो अपन देखेंगे जो जो कोशिका स्फीत हो रही है त्यों त्यों उसका टीपी का मान बढ़ेगा, क्योंकि टीपी का मतलब ही क्या होता है, स्फीति दाब ही होता है। जब जब कोशिका स्फीत होती रहेगी स्फीति दाब का मान बढ़ता रहेगा। लेकिन आप देखिए ओपी का मान धीरे धीरे घट रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जल की मात्रा बढ़ रही है, विलय की मात्रा सांद्रता कम हो रही है और विलय की सांद्रता बढ़ रही है। तो विलय की सांद्रता बढ़ने पर ओपी का मान क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब आप एक विशेष बात नोट करें कि जब कोशिका पूर्ण स्फीत हो जाएगी तो टीपी बढ़ जाएगा और ओपी घट जाएगा, लेकिन दोनों का जो अंतर है वो शून्य हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों लाइनों के जो बीच की आपको गैप दिख रहा है, जिसे हमने आसमानी और ब्लू लाइन से दर्शाया, ये डीपीडी को दर्शाता है, क्योंकि डीपीडी किसके तुल्य है, ओपी और टीपी के अंतर के। तो यहाँ पर देखिए ओपी और टीपी का अंतर ज़्यादा है तो डीपीडी ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे इनका अंतर कम हो रहा है तो डीपीडी भी कम हो रही है। अब हम देखते हैं कि जब कोशिका सलत होने पर क्या होगा। तो जब कोशिका सलत हो रही है यानी जब कोशिका सिकुड़ रही है तो उसका टीपी देखिए धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो गया है, यानी टीपी का मान शून्य हो गया है। तो डीपीडी किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर। यानी डीपीडी बराबर अपन जानते हैं ओपी माइनस टीपी। क्योंकि टीपी का मान शून्य है तो अगर टीपी का मान शून्य रख दिया तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के। यानी जब कोशिका सलत होगी तो उस कोशिका का जो ओपी होगा वही उसका डीपीडी होगा। अब अगर कोशिका स्फीत हो रही है तो यहाँ अपन देख रहे हैं जब कोशिका स्फीत हो रही है तो टीपी का मान बढ़ रहा है, ओपी का मान घट रहा है, लेकिन स्फीत होने पर दोनों का अंतर क्या हो गया है, शून्य है। तो ओपी और टीपी का अंतर शून्य हो जाता है तो डीपीडी भी क्या हो जाएगा, शून्य। जो कैसे, क्योंकि डीपीडी बराबर क्या है, ओपी माइनस टीपी, और ओपी माइनस टीपी कितना हो गया, शून्य है, तो डीपीडी भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हमने इन तीनों मानों में संबंध भी पढ़ा। धन्यवाद।